हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज क्या स्टार्ट करें। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ AS20, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20, अर्निंग्स पर शेयर फॉर CA इंटर। ओके। वैसे तो इस चीज के बारे में बार बार डिस्कस किया, AS20 क्यों। मैंने सोचा FM का रेशियो एनालिसिस मैंने खत्म किया है। लास्ट पार्ट वाज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें EPS का कॉन्सेप्ट था। तो आप लोग तो कमेंट करते नहीं हो, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर ये कवर करो। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद से ही कुछ लेके आ जाता हूँ। तो आई थॉट लेट्स कवर AS20, विच इज योर EPS, अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड कवर हो भी जाता है फटाफट फटाफट। AS20 EPS, बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। वैसे तो दिखने में बहुत इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा ना लॉजिकली और फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर व्हाट EPS इज यूज्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। AS20 अर्निंग्स पर शेयर, नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी। जब कभी भी एक इन्वेस्टर हु इज सर्चिंग फॉर अ वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है। एंड एज अ CA स्टूडेंट आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पता ही है, एज पर शेड्यूल 3, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, विच जो जाके खत्म होता है कहाँ पे, EPS पे। जिस कंपनी का EPS अच्छा है, ऑब्वियसली दैट कंपनी इज डूइंग वेरी 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 वेल। बिकॉज मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी, इनफैक्ट FM की जो सीरीज ही मैंने कराई थी वो कुछ इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड कराई थी। एंड पढ़ाते वक्त मैंने बार बार ये बोला है, बीइंग अ CA स्टूडेंट और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंटरकनेक्टेड। तो AS20 में भी कुछ इसी तरीके ही आपको सिनेरियोस आगे चल करके भी देखने मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो EPS है क्या। EPS इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल रेशियो, जो कि इसीलिए तो FM में रेशियो एनालिसिस में कवर्ड है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका एक रेशियो है EPS, एंड उसी के ऊपर अभी पूरा एक स्टैंडर्ड है AS20 CA इंटर वालों को, विच इज अर्निंग्स पर शेयर। अब व्हाट इज, सबसे पहले तो EPS होता क्या है। ठीक है, मैंने एक चीज तो आपको बार बार बताई है, क्या EPS निकलता कैसे है। राइट हैंड साइड में आप लोगों को एक इनकम स्टेटमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा सा। सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें से आपका जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट, आपको मिलेगा EBIT, EBIT में से आपका जाएगा इंटरेस्ट, आपको मिलेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, फिर आपको मिलेगा टैक्सेस, आई मीन आपको डिडक्ट करना है इसमें से आपके इनकम टैक्सेस। उस फिर बचेगा आपका अर्निंग्स विच इज आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में हिस्सा होगा शेयर होल्डर्स का। अब शेयर होल्डर्स भी दो टाइप के, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देके खत्म करो। फिर आपकी जो अर्निंग्स बचेगी विच विल बी योर EAESH, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपको पता चलेगा आपकी कंपनी में पर शेयर एक इन्वेस्टर अर्निंग्स कितना कर रहा है। जनरली EPS मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, 5 कंसिडर्ड एज गुड। लेस देन 1, लेस देन 2 इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो इसका मतलब जिस किसी भी कंपनी का EPS अच्छा है, तो क्या वो कंपनी इज वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग। मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। अगर किसी कंपनी का EPS इज गुड, तो क्या वो कंपनी वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग है। सिलेबस के रिलेटेड ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन मैटर भी नहीं करेगा आगे। बट मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, बिकॉज हम लॉजिक से पढ़ने वाले। समझो समझो समझो, बताओ बताओ बताओ। द आंसर इज, जरूरी नहीं है जिसका EPS बहुत ज्यादा अच्छा हो वो कंपनी भी वर्थ फॉर इन्वेस्टमेंट हो। रिसेंटली एक IPO आया है, आई वोंट लाइक टू नेम, आई डोंट वांट टू utter the name of that particular IPO, बट सोचने वाली बात है ना। अभी अभी IPO आ रहा है, फाइनेंशियल्स पूरे के पूरे कैसे चेंज हो गए उसके।
उसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, सुनो, सबसे पहले तो ईपीएस। ईपीएस का आपको फंडा समझ में आया कि ईपीएस निकलता कैसे। एक पर्टिकुलर इन्वेस्ट को पता चलता है, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, एंड स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि पर शेयर जो मैंने कंपनी का एक शेयर होल्ड किया है, मैं उसके पीछे कितना उस कंपनी में कमा रहा हूँ, मेरी उसके पीछे अर्निंग्स कितनी हो रही है। तो द मोर द ईपीएस इज, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। ओके, अब सुनो ईपीएस के यूज क्या क्या है। अब इस चैप्टर में बेसिकली दो चीजें हमको करनी है। एक, हमको कैलकुलेट करना है बेसिक ईपीएस, एंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस करने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज जो लॉजिक से काम करता है ना डाइल्यूटेड ईपीएस, हैट्स ऑफ। बेसिक ईपीएस में भी लॉजिक है, बट डाइल्यूटेड ईपीएस इज समथिंग डिफरेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे पहले तो हम बेसिक ईपीएस देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मैं डाइल्यूटेड ईपीएस भी कवर कर लूंगा। ओके, अब ईपीएस के सबसे पहले तो यूजेस क्या है ना। ईपीएस अलाउज यू, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी के देखने में आपको हेल्प करेगा। ईपीएस के बेसिस पे ही आप इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकते हो। इंटरफर्म कंपैरिजन, लेट्स से कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री की मैं बात करूं, आई कैन कंपेयर ईपीएस। मेरे को किस में इन्वेस्ट करना है, मेरे को आईओसी में इन्वेस्ट करना है, विच इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, या फिर मेरे को इन्वेस्ट करना है अनदर ऑयल कंपनी, लेट्स से एचपीसीएल और बीपीसीएल। रिलायंस भी ऑयल में है, या रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। अगर मेरे को, लेट्स से अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, केपीआर मिल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मुझे वर्धमान टेक्सटाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी, तो ये ईपीएस आपको इंटरफर्म कंपैरिजन देगा। जिस कंपनी का जितना अच्छा ईपीएस है, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, आपको ईपीएस को एनालाइज करके आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो। लेट से ये ओनर्स जनरली करते हैं, क्यों? लेट से आईटीसी इज अ कंपनी। अब आईटीसी इज डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस सेगमेंट्स। आईटीसी क्या बना रहा है? स्टेशनरी भी बना रही है, नोटबुक्स एंड ऑल। आईटीसी टोबैको भी बना रहा है, आईटीसी बिस्किट्स भी बना रहा है, एफएमसीजी में भी है थोड़ा बहुत। ओके, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स है, अलग अलग डिविजन्स है। ए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसीलिए फिर सेगमेंटल रिपोर्टिंग के ऊपर भी एक पूरा का पूरा एएस है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिलेबस इज वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड। इवन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉलेज इज वेरी वेरी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, मतलब सब चीजें आपको आना जरूरी है। तो इसका ईपीएस कितना चल रहा है, इसका ईपीएस कितना है, इसका ईपीएस कितना है, बिकॉज सेगमेंटल रिपोर्टिंग में, सेगमेंटल अगर आप सेगमेंटल रिपोर्टिंग पढ़ोगे, तो आपको हर किसी का एक पूरा इंफॉर्मेशन रेडी करना है। तो आपको बताएगा कि हाँ, इसका ईपीएस थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, इसका पॉजिटिव में चल रहा है, इसका थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है। तो कंपनी इंट्रा फर्म के बेसिस पे कंपैरिजन करके भी डिसीजन ले सकती है वेदर दे वांट टू कंटिन्यू दिस डिवीजन और नॉट। समझा? या फिर मेरे को डिसकंटिन्यू करना है ये ऑपरेशन। यू गॉट इट? ठीक है, सो ईपीएस इतने तरीके लेगा। इवन शेयर होल्डर खुद एनालिसिस कर सकता है, या फिर जिसको कंपनी में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है, वो भी ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन ले सकता है। AS20 is mandatory for all the companies except SMEs, SMCs. इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन के लिए काम आएगा, एंड इंप्रूव्स द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर सेम एंड डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड फॉर द सेम एंटरप्राइज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से 2024, 2025, तो मेरी कंपनी है रिलायंस। 2024 में ईपीएस था कंपनी का 2, 2025 में हो गया 4। बढ़ के कितना परसेंट बढ़ा? डबल हो गया, विच इज 100% ग्रोथ देखने मिली है। तो ईपीएस इसलिए भी काम आता है ताकि आप अक्रॉस डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जो कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, आपको पूरा डेटा, इवन आप क्वार्टरली भी ईपीएस को कंपेयर कर सकते हो, आप हाफ ईयरली भी कर सकते हो, आप एनुअली भी कर सकते हो। ईपीएस का यूज समझा? समझा?
बट रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से जिसका ज्यादा जितना ईपीएस जरूरी नहीं वो कंपनी अच्छी हो। क्यों ऐसा? अभी भी तो मैंने बताया, एक कंपनी आईपीओ लेके आई है जिसका नेट प्रॉफिट सडनली बूम हुआ है लॉस से, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स है। चलो ठीक है, होल्ड ऑन, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब ईपीएस निकाला कैसे जाता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय, आई मीन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको देगा ईपीएस। इसका मतलब अगर मेरे को ईपीएस जो है वो कैलकुलेट करना है, मेरे को चाहिए मेरे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब बेसिक ईपीएस पढ़ने के लिए अभी हम इस पार्ट को, बेसिक ईपीएस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ न्यूमरेटर समझेंगे, एंड देन हम लोग समझेंगे कि डिनोमिनेटर को कैसे कैलकुलेट करना है। क्या सर दिमाग लगाना है अर्निंग्स में? मिल गया है ना अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? नहीं मिला अभी भी, अभी भी जो है वो नहीं मिला है। क्योंकि अगर आपको स्केड्यूल 3 ऑफ इनकम स्टेटमेंट पता हो तो कैसे होता है स्केड्यूल 3 आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, स्केड्यूल 3 के हिसाब से किस तरह बनता है। बहुत हो गया टी फॉर्मेट, अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी में आओ आप लोग, ओके। सबसे पहले आता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अरे वही बता रहे हो ना आप जो एफएम में बताया था आपने? नहीं यार सुनो ना, स्केड्यूल 3 बता रहा हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर सेकंड पे जो चीज आती है वो है आपकी अदर इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया या कुछ हो गया। दिस गिव्स योर दिस गिव्स यू योर रेवेन्यू। ये आपका आपको दे देगा टोटल रेवेन्यू। फिर आता है थर्ड नंबर पे आपके आते हैं एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। करेक्ट, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। करेक्ट। फिर आपका आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, मतलब ओपनिंग प्लस, आई होप यू नो, ओके। फिर आपका आएगा मेरे ख्याल से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आपके आएंगे कुछ फाइनेंस कॉस्ट, अगर आप इंटरेस्ट वगैरह लोन पे करते हो। फिर आपका आएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस विच इज नथिंग बट योर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर आपके आते हैं अदर एक्सपेंसेस। दिस गिव्स योर टोटल एक्सपेंस। अब ये टोटल एक्सपेंस ए एंड मैं इसको नाम दे दूंगा बी, ठीक है, ए एंड इसको मैं नाम दे दूंगा बी। दिस गिव्स यू व्हाट? दिस गिव्स यू प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझा? दिस इज नथिंग बट योर ए माइनस बी। फिर इसमें से आपका माइनस हो जाएगा एक्सेप्शनल आइटम, फिर ये आपको देगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम। ये आपको देगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, करेक्ट। फिर इसमें से माइनस होगा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैं बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। फिर ये आपको आपका दे देगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे विच इज नथिंग बट योर करंट, विच इंक्लूड योर करंट टैक्स एज वेल एज डेफर्ड टैक्स। फिर आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझा?
समझा तुम लोगों को? ज्यादा नीट एंड टाइडी तो नहीं है बट समझा। सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए सारे, विच इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन टेक, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, विच गिव्स यू टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेस करोगे आप इसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करोगे आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स माइनस करोगे आपको मिलेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से फिर आप अब आप इसमें से फिर क्या करोगे, अब फिर आप जब इसमें से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको मिल जाएगा आपका ईपीएस। समझा? तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचने के लिए इसके बीच में आपको कुछ एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी मिलते हैं जो आपको अर्निंग्स के अंदर क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा विच इज अ वैलिड क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, व्हाट इज एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये रिकरिंग नेचर के नहीं होते। एक्सेप्शनल आइटम्स आर दोज आइटम्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं बट दे आर नॉट रिकरिंग नेचर, हमेशा नहीं होते। सेम इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड ये आप AS5 में पढ़ोगे, इसलिए उसको लास्ट में मेंशन किया जाता है ताकि इसको प्रॉफिट से थोड़ा अलग रख सके, ताकि एक क्लैरिटी आए पिक्चर में कि हमारे जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है उसमें एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है, बिकॉज ये हर साल नहीं होता, ये सालों में एक बार होता है। समझ रहे तुमको? मैं AS5 के अंदर नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू टू for computation of earnings। तो एडजस्टमेंट टू बी मेड इन earnings which is numerator, आपको टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट करना है जो हमने देखा करंट एंड डिफर्ड, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। AS5 अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड पॉलिसी की भी एडजस्टमेंट्स देने। आई एम नॉट गोइंग इनटू AS5, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ओके। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है। सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ईपीएस कैलकुलेट किया है बट ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी हटाना होता है आपको। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में भी दो टाइप है, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस वो प्रेफरेंसेस जहाँ पे हर साल आप डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देते हो। हाँ, इन केस अगर कंपनी लॉस में तो आप शायद ना पे कर पाओ, बट नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस आर दोष है जब आपको हर साल आपका एक फिक्स फाइनेंस कंपोनेंट की तरह आपका डिविडेंड जाता है। सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस इज सिंपल, अगर वो बुक्स में प्रोवाइडेड है ऑब्वियसली डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग्स। बट अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस है जहाँ पे हर साल आप प्रेफरेंस डिविडेंड जो है पे नहीं करते हो, वो एक्यूमुलेट होता है एंड देन वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक टाइम के बाद पे हो जाता है। सो इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट डिविडेंड हैज बीन प्रोवाइडेड इन योर बुक्स, यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम योर प्रॉफिट, बिकॉज ये हर साल एक्यूमुलेट हो रहा है जिसका भांडा एक ना एक दिन फुटेगा। फिर जब अगर अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग में से हर साल अगर आप माइनस नहीं करोगे फॉर कैलकुलेटिंग द बेसिक ईपीएस, तो जब आप एक साथ पे करोगे वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो पूरा का पूरा लोड आ जाएगा उस टाइम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। समझा? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस जब, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में है तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाओगे, करेक्ट? तो आपको वो तभी प्रॉफिट में से माइनस करना है जब आप अपने बुक्स में उसका डिडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में वो सालों साल एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट डिविडेंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द बुक्स, यू हैव टू माइनस इट फ्रॉम योर प्रॉफिट। समझा? इस तरीके से न्यूमरेटर निकलता है आपका विच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आप कर रहे हो, तो वो जो अर्निंग्स है न्यूमरेटर में उसका कैलकुलेशन ही है। इसमें से टैक्स एक्सपेंस भी एडजस्ट हो रहा है, उसमें से AS5 के चार चीजें एडजस्ट हो रही है विच इज एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये कुछ भी हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स वहां पे एबनॉर्मल गेन हो गया आपको समथिंग वैसा कुछ हो गया, या फिर NRV पे आप इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हो, समथिंग सच चीजें, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड देन प्रेफरेंस डिविडेंड। आई होप आपको अर्निंग्स क्लियर है, क्लियर है आपको अर्निंग्स? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
The next important question is EPS is what? अर्निंग्स जो कि हमने देखी, लंबा चौड़ा भाषण देखा। अर्निंग्स ऐसी थोड़ी निकल के आती कि अर्निंग्स दे दिया हो गया, कितने सारे एडजस्टमेंट्स है अर्निंग्स में। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ दिस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऐसा नहीं, अब कंपनी में कैसा होता है, अगर मैं लेट से 31 मार्च 2025 का ईपीएस निकाल रहा हूँ, सो एज ऑन 31 मार्च 2025 मेरे पास कंपनी में कितने इक्विटी शेयर्स है, मैं वो तो ले लूंगा, लेट से 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। बट ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, तुमको समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक कितना कुछ कंपनी में हुआ रहेगा। लेट से ओपनिंग बैलेंस मतलब लेट से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे कंपनी में 1 अप्रैल को थे 1 लाख। फिर कंपनी ने हो सकता है बीच में कभी मई महीने में कंपनी ने किया रहेगा कुछ फ्रेश इशू, समझ रहा है? हो सकता है 50,000 शेयर और इशू किए, हो सकता है कंपनी ने कुछ शेयर फिर बाद में बायबैक कर लिया, 20,000 शेयर बायबैक कर लिए, हो सकता है कंपनी ने फिर बीच में स्प्लिट निकाल लिया, समझ रहे हो सकता है कंपनी ने बीच में ये कर लिया हो, क्या कहते हैं, राइट इशू किया हो। तो कितना कुछ हो रहा है। तो यू कांट टेक 31 मार्च में हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे एज अ बेस, बिकॉज वो 1 लाख शेयर्स पूरे साल भर नहीं थे, कुछ बीच में चेंजेस भी हुए हैं, 50,000 शेयर्स फ्रेश इशू हुए हैं, 20,000 शेयर्स बाद में बायबैक हुए हैं। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में लेना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिकॉज लेट से अगर ओपनिंग मेरे शेयर्स 1 लाख है जो कि कंपनी में एंड तक है, तो मैं वो 1 लाख ही लूंगा। बट लेट से आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कंपनी ने फ्रेश इशू लाया 50,000 शेयर्स का, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो ये शेयर मेरे कंपनी में सिर्फ 6 महीने के लिए थे, 6 महीने बाद फ्रेश इशू लाया, मतलब ईयर एंड तक और 6 महीने कंपनी के पास ये शेयर थे। तो आई कांट टेक 50,000 एज माई बेस, आई विल टेक ओनली 25,000। क्यों? क्योंकि ये 50,000 शेयर मेरे कंपनी में पूरे साल भर थे ही नहीं। तो 50 कंपनी में ये शेयर सिर्फ कितने टाइम के लिए थे, 6 महीने के लिए, डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 6 मंथ्स, विच इज नथिंग बट 25,000। समझा? अगर कंपनी ने लेट से कुछ बायबैक कर लिया, लेट से कंपनी ने बायबैक कर लिया फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने पहले, तो ये लास्ट के 3 मंथ ये शेयर कंपनी में थे ही नहीं, तो उतना मैं प्रोपोर्शन कंपनी कैलकुलेशन में से जो है वो मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। मैं सिर्फ 9 मंथ का प्रोपोर्शनेट वैल्यू शेयर्स का रख लूंगा। समझ रहे तुमको? जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसके ऊपर। ओके, करेक्ट। अब हम देखेंगे पर शेयर बेसिक। ओके, अब हम बात करें डिनोमिनेटर के बारे में, मैंने आपको इतना सारा तो बता ही दिया, अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिनोमिनेटर इज व्हाट वेन्स वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। अब वेन में कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड विच इज नथिंग बट योर ओपनिंग बैलेंस, उसमें बायबैक भी हो सकता है, उसमें फ्रेश इशू भी हो सकता है, उसमें बोनस इशू भी हो सकता है, उसमें स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, उसमें राइट शेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझा तुम लोगों को? समझा? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय टाइम वेटिंग फैक्टर। अभी टाइम वेटिंग फैक्टर क्या है? टाइम वेटिंग फैक्टर और कुछ नहीं बल्कि वही डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए शेयर मेरे कंपनी में थे, दैट इज नथिंग बट योर टाइम वेटिंग फैक्टर। अब कुछ की पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना। की पॉइंट्स के पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को बता देता हूँ। आई लॉस्ट मॉड्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सी इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 ऑन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ईपीएस में जो होते हैं वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं विच इज जनवरी टू दिसंबर। ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर क्या है, हम कैलेंडर ईयर अज्यूम करके चलेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। 1 जनवरी को कितने शेयर्स थे, विच इज ओपनिंग बैलेंस 1800 शेयर्स थे कंपनी के पास। 31 मई को कंपनी ने फ्रेश इशू किया फॉर कैश 600 शेयर्स। फिर 1 नवंबर को कंपनी ने क्या कर लिया, बायबैक कर लिया। आप देख सकते हो बैलेंस कैलकुलेशन 1800, 600 फ्रेश इशू किया,
2400 बैलेंस हो गया, 300 बाय कंपनी ने वापस ले ली शेयर, बाय बैक कर ली शेयर होल्डर्स को पैसा देके वापस, तो कंपनी के पास बैलेंस क्या हो गया, 2100 हो गया। अब इस केस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वेन्स कैलकुलेट करना है, कर लेंगे कैलकुलेट, कोई इशू नहीं है। अब वेन्स कैलकुलेट करने की भी ना दो तरीके हैं, सुनो। एक ना टाइमलाइन बना देता हूं मैं, ठीक है। ये जनवरी है एंड दिस इज दिसंबर। यहाँ पे मेरे पास कितने शेयर्स थे, 1800 शेयर्स थे, ठीक है। तो ये 1800 शेयर्स मेरे पास पूरे 12 महीने के लिए थे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, तो ये आंसर 1800 ही आएगा। प्लस कंपनी ने कुछ फ्रेश इशू किया है मई में, विच इज 31st में, ओके। सो इशू ऑफ शेयर्स फॉर 600 शेयर जो है फ्रेश इशू की है। सो फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई एंड, तो ये टाइम पीरियड जो है 5 महीने का है। फ्रेश इशू किया, कितने शेयर्स फ्रेश इशू किए कंपनी ने, 600 शेयर्स। तो इसका मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स के लिए मेरे पास ये सिर्फ शेयर्स थे, 600 शेयर्स। सो व्हाट आई विल डू, आई कांट टेक 12/12 क्योंकि ये 600 शेयर्स मेरे पास कंपनी में साल भर नहीं थे ना। आई विल टेक 600 मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स डिवाइड बाय 12, आई विल टेक प्रोपोर्शनेट शेयर्स, करेक्ट, ओके। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने जो किया वो बायबैक कर लिया है नवंबर में ही, नवंबर में ही कंपनी ने क्या किया है, बायबैक किया है, विच इज हियर। कंपनी ने क्या किया, बायबैक किया। अब कौन 1 नवंबर को किया क्या, यस, 300 शेयर्स कंपनी ने क्या किए, बायबैक कर लिए। इसका मतलब ये शेयर्स 2 महीने हमारे पास थे ही नहीं, 2 महीने हमारे पास थे ही नहीं। सो व्हाट वी विल डू, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, हम उतना पीरियड जो है माइनस कर देंगे। बिकॉज 1800 मैंने पूरे साल के लिए ले लिया, 600 मैंने पूरे 7 महीने के लिए ले लिया, अब 300 में 2 महीने का क्या है वो लास्ट में से हटा दूंगा। ओके, सो आई विल गेट माई आंसर हियर 1800 प्लस 7 6 42, 4200, सेकेंड। आंसर कम्स टू 350, करेक्ट। 350 minus 3 to the 6, 600 by 12 minus 50. This gives me 1800 plus 300, 2100। मतलब मेरा कैलकुलेशन चलेगा 2100 शेयर्स मेरे कंपनी में ऑन एन एवरेज उस साल थे। हियर कम्स माय आंसर। क्या वही आंसर इंस्टीट्यूट का भी है, यस, वही आंसर इंस्टीट्यूट का भी है। चलो इसको ना हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पता है, सी। कितने शेयर्स थे हमारे पास स्टार्टिंग में, 1800। अब हम लाइन से जाएंगे, ये जो टाइमलाइन बनाई है आप देख रहे हो, तो ये 1800 साल भर के लिए थे, अग्रीड, बट हम लोग ना ऐसे जाएंगे। नेक्स्ट इवेंट कब हुआ है, 31st मई एंड में हुआ है, मई पे आके रुक जाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इट इज 5 मंथ्स। तो ये 1800 शॉर्ट थे 5 महीने के लिए, इंटू 5/12, ओके। प्लस अब मई एंड में क्या हुआ, 600 फ्रेश इशू हुआ, करेक्ट। सो 1800 तो थे ही, 600 फ्रेश इशू हुआ, ओके, मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट इवेंट कब हुआ, नवंबर में हुआ। सो मई से लेके नवंबर तक जाओ, और वो भी नवंबर फर्स्ट में हुआ, तो अक्टूबर एंड पकड़ो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, विच इज 5 मंथ्स। तो इसका मतलब 5/12, मतलब ये 2400 शेयर्स हमारे पास 5 महीने के लिए थे। इसका मतलब समझ रहे हो, 1800 शेयर्स 5 महीने के लिए थे, 1800 शेयर्स 5 महीने के लिए थे, टोटल 10 महीना हो गया, एंड ये 600 शेयर्स भी हमारे पास 5 महीने के लिए थे। फिर उसके बाद प्लस 300 शेयर्स बाय बैक हो गए, 1800 प्लस 600
माइनस 300, अब बैलेंस बचे 2 महीने, समझा? यू विल गेट द सेम आंसर विच इज 2100। तो मैंने टुकड़े टुकड़े में किया, नेक्स्ट इवेंट पकड़ पकड़ के लाइन से गया मैं, टाइम लाइन पे 1800 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मे पे आके रुक गया, एंड देन जर्नी कंटिन्यू की नेक्स्ट इवेंट तक। नेक्स्ट इवेंट कब हुआ है, विच इज 1 नवंबर, 31 अक्टूबर तक जर्नी कंटिन्यू की। 1800 पहले 5 महीने का लिया, फिर 1800 अगले 5 महीने का, इंक्लूडिंग 600 अगले 5 महीने का फ्रेश इशू। फिर उसके बाद 300 तो बाय बैक हो गया, 1800 प्लस 600 माइनस 300, एंड बैलेंस 2 था 552, समझा? यू विल गेट 2100। समझा आप लोगों को? आपको जो पसंद है कर सकते हो, मेरे को पहला वाला मेथड पसंद है, तो मैं आई यूजुअली डू फर्स्ट मेथड ओनली, आई मीन सेकंड मेथड ओनली, जो मैंने पहले बताया है, 12/12 7/12। समझा तुम लोगों को? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वेन्स फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, एकदम सॉर्टेड और एकदम सिंपल। समझा तुम लोगों को? ओके, नाउ देयर आर सर्टेन की पॉइंट्स। whenever company go into amalgamation, आप अगर AS14 पढ़ोगे तो दो टाइप के अमालगमेशन होते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या करती है एक्वायरिंग कंपनी, जो सामने वाले को खरीदती है, पैसा देती है, पीसी विच इज परचेज कंसिडरेशन, एंड स्टेक खरीदती है। उस केस में आपको सामने वाली कंपनी के शेयर्स मिले, तो जब तो क्योंकि बिकॉज एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब एक ही कंपनी का बना है, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी होगी, खाली तरीका एक्वायर करने का अलग था, एक है नेचर ऑफ परचेज एंड एक है नेचर ऑफ मर्जर। सिंस नेचर ऑफ परचेज में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो अब सामने वाली कंपनी के भी शेयर्स आ रहे हैं, अब एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आप विंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वो जो सामने वाले कंपनी के जो शेयर्स है, आप उसका पीरियड लोगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। समझा? वेन्स उसको कंसिडर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। बट मर्जर के केस में ऐसा नहीं है, मर्जर्स के केस में जस्ट कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी जुड़ जाते हैं, देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। करेक्ट? तो उस केस में वेन्स लिया जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, नॉर्मली एक एंटिटी मान के, जैसे कि फ्रेश एंटिटी है। कर लगा तुम्हारा? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अब इक्विटी शेयर, अब ना एक टेक्निकल टर्म है क्लास ऑफ शेयर्स, क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट से मेरे पास कंपनी में 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, ठीक है, ₹10, आपने सुना है, इट इज फुल्ली पेड अप, मतलब शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दिया है इसका। बट कुछ कुछ केसेस में ₹10 बट पार्टली पेड अप होता है, क्यों? क्योंकि लेट से ₹5 पेड अप, तो ऐसे केस ऑफ शेयर्स होते हैं पार्टली पेड अप, जिसका ₹5 आना अभी भी बाकी है। सो ये दो अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स है, इवन दो फेस वैल्यू सेम है, एक का पैसा ₹5 है, एक का पूरा ₹10 है, दोस टू आर डिफरेंट, टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। तो जब ऐसे शेयर्स का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालोगे, तो इसको तो पूरा का पूरा एक शेयर कंसिडर किया जाएगा, इसको पूरा एक शेयर। बट इसको पूरा एक शेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज इसका 50% पैसा ही मिला है, बाकी का पैसा मिलना पेंडिंग है। तो इस केस में 1/10 × 5, तो इसका एक शेयर का वैल्यू इन वेन्स विल बी 0.5। समझा? तो जब वेन्स आप कैलकुलेट करोगे विच इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ऐसे क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली उतना ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना पड़ेगा जितना उसका वैल्यू, पेड अप वैल्यू है, डिवाइड बाय कितने का फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय कितने का पेड अप है, मतलब कितना पे किया है सामने वाले शेयर होल्डर ने, उतना ही एवरेज लिया जाएगा, ताकि ईपीएस कैलकुलेट करने में ट्रांसपेरेंसी मिले। देखो समझो ना यार, नेट प्रॉफिट मिल गया आपको, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सब कुछ मगजमारी किया हम लोगों ने एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हटा के, बट हम लोग ईपीएस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर पूरा ले रहे जबकि उसका पैसा भी नहीं आया, तो डजंट इट विल गिव एन एब्सर्ड आंसर? लॉजिक, बिकॉज उस शेयर का जिसका पैसा ही पूरा नहीं आया, आप शेयर होल्डर को बता रहे हो आपने एक शेयर पे इतना कमाया, एट द एंड शेयर होल्डर विल बी इन बेनिफिट ना, कि मैंने तो पूरा पैसा भी नहीं, सो दिस डजंट गिव एन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस पे आओगे, आप लोग को क्या करना है, वेन्स कैलकुलेट करते वक्त प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो है वो लेना है। करेक्ट? ठीक है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आई विल शो यू, सी, ये देखो। अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, unless and until it is specifically mentioned, we will consider it as a calendar year. 1st January balance at the beginning of the year, 1800 number of shares, 10 face value है, paid up value भी 10 है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इस 1800 शेयर्स को पूरा कंसिडर करने में। ये साल के स्टार्ट में थे, 1800 डिवाइड बाय 12 इंटू 12, करेक्ट? 31 अक्टूबर विच इज इक्वल टू 1 नवंबर, फ्रेश इशू हुआ है 600 शेयर्स का, बट पेड अप वैल्यू जो है वो 5 है,
तो मैं क्या करूंगा उस केस में, अगर ये पेड अप वैल्यू पूरी 10 होती तो मैं क्या करता, 600 शेयर्स पूरे लेता। बट ये कंपनी में पूरे साल भर के लिए नहीं थे, ये तो इशू ही कब हुए, अक्टूबर में, मतलब ये कंपनी में सिर्फ 2 महीने के लिए थे। मैं सिर्फ इतना करके जो है वो छोड़ देता। बट जो कि अब इसकी पेड अप वैल्यू है 5 रुपए, विच इज 50% ही खाली पैसा आया हुआ है। आई विल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10। द आंसर आएगा यहाँ पे आपका 1800 प्लस 1250, इट विल गिव यू 1850। तो आप जब ईपीएस कैलकुलेट करोगे, योर बेस विल बी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 1850। करेक्ट। ओके। अब कंपनी में कुछ ऐसे भी शेयर्स होते हैं विच आर कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स। आप एक सर्टेन क्राइटेरिया मीट करोगे तब ये शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए जाएंगे। तो वो क्या बेसिक में लेना है क्या, अगर आप ईसॉप वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब एम्प्लॉइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करते तब। बट और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं, दिस मे बी नॉट द राइट एग्जांपल। बट कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स आर दो शेयर्स, जब कोई भी इवेंट में एक कंडीशन मीट होगा तब ये शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो उसको अननेसेसरी बेसिक ईपीएस में लेके फायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दोस कंडीशंस और दोस क्राइटेरियाज आर मेट। जब ये क्राइटेरिया मीट होगा तब हम इन शेयर्स को ले लेंगे, पैसे भी लेंगे सबने ऑब्वियसली। ओके। चलो, अब बढ़ते बोनस इशू पे। किस पे बढ़ते हैं? बोनस इशू। ठीक है। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया रहेगा अब तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट एंड राइट इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि अब तक कैसा हो रहा था, शेयर्स इशू हुए शेयर होल्डर्स को, सामने से कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट व्हेन देयर इज अ बोनस इशू में कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व ना। बोनस इशू में पैसा नहीं मिलता है, बोनस इशू में पैसा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरे कंपनी में 100 शेयर्स है एंड आई एम कमिंग विद अ बोनस इशू 1:1, हर जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर फ्री में मिलेगा। तो उसके अगर मेरे पास 100 शेयर है देन आई विल हैव 200 शेयर्स, एंड कंपनी इसके सामने पैसे भी नहीं ले रही, ऑब्वियसली इसका मार्केट में प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। अगर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, लेट 1000 रुपए है, तो उसका वैल्यू गिर के 500 हो जाएगा ताकि टोटल शेयर कैपिटल सेम रहे। बट एम आई गेटिंग एनी कंसिडरेशन फॉर दो शेयर्स? नो। तो अगर मेरे को कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा है इस शेयर्स के लिए, मिल ही नहीं रहा है शेयर्स के लिए, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। अलग होगा मतलब कैसे होगा? कुछ रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स से 2024 एंड 2025, ठीक है। लेट्स से अर्निंग जो है 2025 में 5 लाख की हुई है, ओके। एंड 2025 में अर्निंग हुई है 6 लाख की। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 लाख रुपए का जंप आया, विच इज अ 20% का जंप आया है अर्निंग में, गुड, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2024 में थे अराउंड 1 लाख, ठीक है। एंड 2025 में भी थे 1 लाख। बट बोनस इशू लेके आ गया मैं 2025 में। बोनस इशू भी कैसा, 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। तो इसका मतलब बोनस शेयर्स कितने हुए? सिंपल है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, जिसके पास 2 शेयर उसको एक शेयर मिलेगा। मतलब 1 लाख शेयर अगर कंपनी में है तो 50,000 का एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर जो है वो इशू हुए कंपनी में। अब ईपीएस कैसे निकलेगा? इसका ईपीएस तो सॉर्टेड है, 5 लाख बाय 1 लाख, 5 रुपए का ईपीएस। अब इसका जो ईपीएस है, इट विल बी 6 लाख बाय 1.5 लाख, 6 लाख बाय 1.5 लाख, 4। आंसर इज 4। क्या ये सही कंपैरिजन है? बताओ। कंपैरिजन कहां से सही होगा? आपकी अर्निंग्स बढ़ी बढ़ी,
अगर आपकी अर्निंग्स बढ़ी है तो आपका ईपीएस कम कैसे हो सकता है सर? क्योंकि ना इतना मैथ्स तो आता है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है हमारा तो ईपीएस घट गया। So this is not giving you the right comparison between for the same entity for two different reporting periods. तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में हम, और ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ हो रहा है बोनस इशू की वजह से। तो उस केस में व्हाट डू वी डू, उस केस में हम 2024 का भी एडजस्टेड ईपीएस निकालते हैं। व्हाट एडजस्टेड ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस मतलब ये अज्यूम करके चलेंगे कि 2024 में भी ये 50 शेयर, अगर 50,000 शेयर हमारे पास होते, विच इज नथिंग बट 1.5 लाख, तो हमारा ईपीएस क्या होता, विच गिव्स यू द राइट कंपैरिजन। मैं कैलकुलेट मोबाइल में कर लेता हूँ। 5 divided by 1.5 which gives me 3.33। अब नाउ दिस इज अ वेरी फेयर कंपैरिजन कि अगर ये 50,000 शेयर 2024 में भी होते तो 5 लाख के अर्निंग पे मेरा अर्निंग्स ईपीएस होता 3.33 एंड 2025 में मेरा ईपीएस है कंसीडरिंग बोनस इज 4। नाउ दिस गिव्स मी अ परफेक्ट इंक्रीज इन ईपीएस। समझा? वरना अगर ये बोनस शेयर नहीं होते हैं ना तो मेरा ईपीएस वुड बी 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। दिस आल्सो गिव्स मी अ परफेक्ट मैच। बट जो कि 2025 में मेरे बोनस इशू आए हैं, मेरे को 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट करना पड़ेगा और एडजस्टेड ईपीएस बताना पड़ेगा टू गिव मी द फेयर कंपैरिजन। बॉडी के अंदर कॉन्सेप्ट गया क्या? समझा? सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर स्टॉक स्प्लिट, नथिंग मोर डिफिकल्टी इन दिस। समझा आप लोगों को? समझा? रिवर्स स्टॉक स्प्लिट पे नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स नॉट रेलेवेंट फॉर यू ऑल आई गेस, बिकॉज वो सीए फाइनल के लेवल पे बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसे चैप्टर्स में रेलेवेंट होता है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच करने से पहले एक बोनस इशू पे भी जो है वो क्वेश्चन बता देता हूँ। इतने तो समझदार आप ओरली भी देख सकते हो बट चलो ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 या 2011 जो भी है, x1 18 लाख, दो का 60 लाख। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स टिल 30th सितंबर 2002 इज 20 लाख। समझा? और 1 अक्टूबर 2002 को लेके आ गया ये बोनस इशू। किस रेशियो में? टू इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर मतलब 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स held at 30th September unless and until specified, consider it as calendar year। तो नंबर ऑफ बोनस इशू 20 लाख, आई मीन इक्विटी शेयर्स कितने? 20 लाख फॉर टू शेयर, सॉरी 2 शेयर्स फॉर एवरी ईच, मतलब 2:1 के रेशियो में लेके आया बोनस इशू। भाई हर एक शेयर होल्डर को 2 शेयर मिलेगा, इसका मतलब 20 लाख अगर शेयर है, इसका मतलब कंपनी में 40 लाख के बोनस शेयर आने वाले हैं। तो टोटल कंपनी में इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? 60 लाख। अगर नहीं समझा है तो बता दूं, द रेशियो इज वेरी सिंपल, 2:1, 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। कंपनी में ऑलरेडी 20 लाख शेयर्स है, ये भाई साहब और 40 लाख के बोनस इशू दे रहे हैं, टुगेदर गिव्स मी 60 लाख। समझा? समझा? जिसमें से 40 बोनस है एंड 20 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है मेरे। ओके ओके। अब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने बोला है। अगर 2002 का मैं बेसिक ईपीएस निकाल तो 2002 का अर्निंग्स क्या है मेरा? 2002 का अर्निंग 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, क्योंकि 2002 में मेरे पास 20 लाख शेयर्स भी है और मेरे पास बोनस इशू के 40 लाख शेयर्स भी है। दिस गिव्स मी 1। x1 का अब अपने को एडजस्टेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। x1 का 18 लाख, 20 lakh plus, now assume this was issued at the beginning of the reporting period, this gives me my 0.3, this is adjusted reporting period। समझा? कड़ला का तुम्हारा, कड़ला का समझा आप लोगों को? तुम लोगों को कुछ तो समझता है, कुछ तो समझता है। सो यस, बोनस इशू वाला कैलकुलेशन भी मैंने आपको है बेसिक बेसिक बता दिया है। अब थोड़ी सी तगड़ी बात करेंगे। तगड़ी बात क्या? तगड़ी बात, तगड़ी बात हम करेंगे राइट इशू की। किसी राइट इशू,
अगर आप लोगों को राइट इशू का मतलब पता हो, अगर आप लोगों को राइट इशू का मतलब पता हो, शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं राइट इशू में, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। जनरली, मैंने बोलो जनरली, जनरली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट रेट बोले तो फेयर मार्केट वैल्यू, उससे कम में ही मिलेगा। अगर मार्केट में रेट चल रहा है लेट से 50 रुपया, तो एक्सरसाइज प्राइस आपका रहेगा, अगर राइट इशू लेके आ रही है कंपनी, तो एक्सरसाइज प्राइस लेके आएगी, लेट से आपको ये 35 रुपए में दे रही है शेयर, 15 रुपए नीचे। समझते हैं आपको? फिर जब ये एक्सरसाइज प्राइस राइट इशू जब मार्केट में आएगा, देन फिर वो कम मार्केट उसको एडजस्ट करके एक्स राइट प्राइस निकल के आता है। ओके, बिकॉज फिर ऑब्वियसली फिर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, डिस्काउंट में पैसा मिला, ठीक है, तो फिर एक थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकल के आती है ऑन एन एवरेज, कंपनी फिर मार्केट जो है फिर उस प्राइस को एडजस्ट करता है। अब वो एक्स राइट प्राइस कैसे निकलती है वो भी देखते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल, सबसे पहले तो एक्स राइट प्राइस समझो, व्हाट इज एक्स राइट प्राइस, कि राइट इशू के बाद अब शेयर का प्राइस कितना, क्योंकि राइट इशू के पहले 50 रुपया, कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे एक्स्ट्रा शेयर इशू कर रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 35 रुपए में। तो ये सब होने के बाद एक शेयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या निकल के आएगा, विच इज नथिंग बट योर थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कंपनी में कितना होगा, कंपनी के शेयर का मार्केट में कितना होगा। ओके, लेट से आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी में थे 1 लाख, 1 लाख शेयर्स थे। अब कंपनी राइट इशू लेके आई है इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, फॉर एवरी, हर किसी के पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर राइट इशू में मिलेगा। इसका मतलब 50,000 शेयर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इसका मतलब राइट शेयर्स कितने हैं कंपनी में, अब 50,000, तो इसका मतलब टोटल टोटल कंपनी के पास अब कितने शेयर हो गए, 1.5 लाख। समझा? तो एक्स राइट प्राइस अभी हम लोगों को निकालना है कि राइट इशू के बाद सब कुछ हो जाने के बाद एक शेयर का वैल्यू कितना। तो पहले आपके पास कितने शेयर थे, 1 लाख, क्या रेट पे थे, 50 लाख, आई मीन 50 रुपया, प्लस 50,000 शेयर और कंपनी राइट शेयर लेके आ रही है, और वो आपको कितने में दे रही है, 35 रुपए में, 35 रुपए में बराबर डिवाइड बाय टोटल टोटल ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी आफ्टर राइट इशू कितना रहेगा आपके कंपनी में, विच इज नथिंग बट 1.5 लाख। अब आंसर निकालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 गिव्स यू 50 लाख। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख into 50 gives you 50 lakh plus 50,000 multiplied by 35. This gives me 45. Correct me if I'm wrong, but this gives me X right price is 45. मैं वापस कर लेता हूँ। यस, अब राइट वाइड इशू होने के बाद मार्केट में ये प्राइस, ये शेयर का प्राइस ट्रेड करेगा एट 45। ये बताने का रीजन क्या था, ये एएफएम में भी आपको मिलेगा, सीए फाइनल के सिलेबस में, ठीक है। ओके, अब 50 का मार्केट था, कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है 35 रुपए के रेट पे, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है लैप्स हो जाएगा आपका, आपका ही लॉस हो जाएगा इसके अंदर, या फिर आप राइट को रिनाउंस कर दो, ये सब सीए फाइनल एएफएम में है, ठीक है। बट 45 में अभी आपको मिलेगा, दिस इज फॉर अ कंसिडरेशन ना, आप पैसा दो एंड डिस्काउंटेड रेट में प्राइस ले लो, दिस इज नॉट अ बोनस। बोनस इशू में कंपनी कुछ पैसा नहीं ले रही, बोनस शेयर्स दे रही है, फ्री में दे रही है शेयर्स, फिर वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है, रिमेनिंग कंपनी का कैपिटल द सेम, बट दिस इज फॉर अ कंसिडरेशन, दिस इज फॉर अ कंसिडरेशन। बट डोंट यू थिंक, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, डोंट यू थिंक 50 रुपए का शेयर 35 रुपए में मिल रहा है, डिफरेंस इज 15, देयर इज समथिंग बोनस इन दिस, कुछ ना कुछ इसमें आपको बोनस है, 15 रुपए का आपको फायदा मिल रहा है, क्या ये आपके लिए बोनस नहीं है? तुम लोगों को समझता है? अब एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन विथ लॉजिक बता रहा हूं, फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा हुआ है, सुनो। एक होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, जहां पे आपका फेयर मार्केट वैल्यू विच इज 50 will be divided by your theoretical x right price which is 45. This will give you
1.1111111111 आपके पास ऑलरेडी कंपनी में कितने शेयर्स थे? 1 लाख। इसको मल्टीप्लाई करो 1.1111 से, दिस गिव्स यू 1,11,111। ये जो एक्स्ट्रा ऊपर का 11,000 है ना, दिस इज नथिंग बट योर बोनस। ये आपके बोनस शेयर्स है। जो आपको 50,000 शेयर मिले हैं ना, इसमें से 11111 इज नथिंग बट बोनस शेयर, एंड बाकी जो शेयर फिर बचते 50,000 माइनस 38,889, दिस इज दीज आर दो शेयर्स जिसका कंपनी ने आपसे पैसा लिया हो। ए बाय वन गेट टू फ्री समझता है? वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहता है। ये एकदम ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। बाप कॉन्सेप्ट है ये, सी फाइनल में बहुत काम आएगा। समझ रहे तुम लोगों को? 50 रुपए का शेयर था, कंपनी ने आपको 35 रुपए में चिपकाया है। चिपकाया मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में दिया हुआ है आपको। 1:2 का रेशियो लाके 50,000 राइट इशू किया है कंपनी ने। 50,000 शेयर कंपनी ने राइट इशू किया है 35 के रेट पे। इसका मतलब अगर एक्स राइट प्राइस मेरा 45 निकल के आता है, इसका मतलब जो बैलेंस 5 रुपीज है वो आपका नथिंग बट बोनस है। समझा? मतलब जो 50,000 शेयर है ना, आपको जो 50,000 राइट शेयर मिल गए डिस्काउंटेड प्राइस पे भाई, बट 38,889 का पैसा है उसमें 11,111 इस बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर देखा जाए तो, अगर वैसा देखा जाए तो। समझा तुम लोगों को कुछ? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, कंपनी का कैपिटल वहीं पे खड़ा हुआ है 45 के रेट। समझा? इसको समझा? बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझा, सी फाइनल एसएफएम इज वेटिंग फॉर यू, फटाफट एंटर क्लियर कर लो। तब तक फॉर्मूले से काम आपको फिर चलाना पड़ेगा। अभी भी बता रहा हूँ, 1 लाख शेयर कंपनी के पास थे 50 के रेट पे, तो कंपनी डिस्काउंट में शेयर लेके आई 50 का 35 पे। कितने शेयर? 50,000 शेयर एज पर द रेशियो। समझा? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस ऑन एन एवरेज, फिर एक शेयर का प्राइस निकल के आता है एडजस्ट हो गया 45 रुपए। 50 का 45, क्योंकि शेयर्स बढ़ा, प्राइस कम हो गया, एडजस्ट हो गया। ठीक है, नाउ दिस इज एन एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ये बोनस एलिमेंट हमने क्यों निकाला 1111 का? बिकॉज अब, क्योंकि इसका पैसा ही नहीं लिया है कंपनी ने। समझा? आपको डिस्काउंटेड रेट पे फिर 38,889 फुल रेट पे लिया, बाकी का समझे ना, एडजस्ट हो गया है वो प्राइस। अब ये एक 11,111 शेयर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में ऐड करके एडजस्टेड ईपीएस निकाला जाए। क्यों? क्योंकि दिस इज नथिंग बट बोनस एलिमेंट। समझा? अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना। पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 1 लाख। क्या रेट पे थे? 50। तो इसका मतलब कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना था? 50 लाख। अब कंपनी के पास कितने शेयर है? 1.5 लाख। और एक्स राइट प्राइस क्या निकल के आया? 45। तो अब कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 67.5 लाख। कैपिटल बढ़ गया। डिफरेंस कितने का आया? 17.5 लाख। 17.5 लाख का डिफरेंस आया। ये 17.5 लाख और कुछ नहीं है, बल्कि कंपनी ने 50,000 शेयर फ्रेश इशू में 35 के रेट पे लाया ना, ये यही राइट इशू का वैल्यू है। तो एट द एंड तुम्हारा कैप टेबल वहीं सेटल हो रहा है। अब एडजस्ट निकल गया 45 रेट हो गया। इसका मतलब 1.5 लाख मल्टीप्लाई पे 45 करोगे 67.5। इसमें से राइट इशू 17.5 है और ये 50 लाख। ये क्यों बता रहे हो आप? इसका बताने के पीछे का रीजन कुछ नहीं, एक जनरल नॉलेज दे रहा था बस, कि कैलकुलेशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फ्लो होता है। और ये एडजस्टमेंट फैक्टर का क्या लॉजिक है? 50 का 45 डिस्काउंट में दिया है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ बोनस एलिमेंट है आपका। ठीक है, एवी कुछ डिस्काउंट में नहीं मिलता है ना, जो डिस्काउंट वाला जो डिफरेंस है अब आपका 50 से 45, वो आपका बोनस एलिमेंट है, विच इज नथिंग बट 1111 एंड 3,888 के आपको जो है वो पैसे देने पड़े, मतलब पैसे तो पूरे देने पड़े, बट 11111 आपका जो है वो बोनस एलिमेंट है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। राइट इशू के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं अब। ओके, पहले तो नोट्स बता देता हूँ।
bonus issue and stock split issued to existing shareholders for no additional consideration also impact the calculation of EPS of last year retrospectively as if the event had occurred at the beginning of the earliest reporting period. जो मैंने आपको बताया. Right issue includes a bonus element since they are issued at exercise price less than its fair value. Exercise price less than its fair value 50 का 35 तो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है ये पैसा, तो इट इंक्लूड्स अ बोनस एलिमेंट. आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट फेयर वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है, आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स को एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज योर बोनस एलिमेंट. और फिर जब आप एडजस्टेड ईपीएस निकालोगे पिछले ईयर का, आपको वो तब काम आएगा. क्वेश्चन देख लेते हैं. सी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 11 लाख, 2002 का प्रॉफिट 15 लाख, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 5 लाख, राइट इशू 15 रुपया, फेयर वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू इज 21. ओके, राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब टोटल. अच्छा, उसने राइट इशू भी बता दिया कि हम लोग रेशियो नहीं बताया, उसने बोल दिया कि राइट शेयर इतने इतने इशू है, 1 लाख शेयर इशू है और लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट इज फर्स्ट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है बेसिक ईपीएस. बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सुनो. सबसे पहले तो थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस निकालो. कैसे निकालोगे? ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं आपके? 5 लाख. फेयर वैल्यू 21 प्लस राइट इशू 1 लाख. एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 15. डिवाइड बाय टोटल आपके डिवाइड बाय टोटल शेयर्स आपके कितने होंगे? 6 लाख. सो दिस आंसर दिस विल गिव यू थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस इज 20. आप कैलकुलेशन कर लेना. ओके, 20 मिल गया. अब आपको निकालना है एडजस्टमेंट फैक्टर. फेयर मार्केट वैल्यू वाज 21, एक्स राइट प्राइस इज 20, तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकल के आता है आपका 1.05. अब बोनस एलिमेंट कितना है? जो आपके 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई करो 1.05 से, योर आंसर विल बी 5 लाख का 5% 25,000. अब आपके जो 5 लाख शेयर्स है, आई मीन 6 लाख, उसमें से 25,000 विल बी योर बोनस एलिमेंट एंड बाकी 5.75 विल बी योर ये क्या बोलते हैं विद कंसिडरेशन इशू जो हुआ है शेयर्स वो. ओके, तो अगर मैं करंट ईयर के ईपीएस निकालू, x2 अर्निंग्स है मेरी कितनी? 15 लाख. मेरी अर्निंग्स है 15 लाख. क्वेश्चन में क्या बोला? क्या होता है? ओके, x2 की अगर मैं अर्निंग में मेरी अर्निंग्स है 15 लाख, बट अब मेरे को चाहिए क्या? वेन्स. अब वेन्स चाहिए कि उसने राइट इशू कब लाया है. उसने राइट इशू लाया है मार्च में, तो इसका मतलब जैन टू दिसंबर अगर मैं फॉलो करूंगा तो मतलब शुरू के 2 महीने मेरे पास कितने शेयर्स थे? 5 लाख. बोनस एलिमेंट भी आएगा एज इफ इट हैड बीन इशूड प्रायर टू द रिपोर्टिंग एट द अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड व्हिच इज 25,000. सो दिस विल बी 5 lakh 25,000. 5.25 multiply by 2 by 12 plus 6 lakh multiply by 10 by 12. Got it?
यही कैलकुलेशन है मॉड्यूल में भी, उसने अलग तरीके से किया, मैंने अलग तरीके से किया, आपको मैं आंसर भी निकाल के बता देता हूँ। 5,25,000 multiplied by 2 divided by 12. This gives me 87,500. 6 lakh multiplied by 10 by 12. This gives me 5 lakh. Total 5,87,500. तो मेरा बेसिक ईपीएस निकल के आता है 2.55। यही मैं अगर x1 का निकालू, एडजस्टेड निकालना पड़ेगा फिर मेरे को। 11 lakh डिवाइड बाय 5,25,000 विच इज बोनस, इंक्लूडिंग बोनस। ऐसे तो निकलेगा 11/5, एडजस्टेड ईपीएस आपका निकलेगा 11 डिवाइड बाय 5 इंटू 1.05, इट विल गिव यू विच इज 5,25,000 ओनली, इट विल गिव यू 2.10। तो ये था आपका राइट इशू। इसी के साथ आपका बेसिक ईपीएस हो जाता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डायल्यूटेड ईपीएस। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने कलीग्स में शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।